हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर रीट 2024 और सी टेट जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कब के हैं? ये सी टेट 2018 के क्वेश्चंस है, एम सीरीज है, उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं ये है पार्ट 9। इसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बाद में जो पार्ट आने वाला है 10, उसके अंदर हम मैथ्स के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस बाकी रहे हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान और समायोजन involves self-awareness and control of cognitive abilities like planning, reviewing and revising. It is centration, metacognition, cognition and accommodation. तो स्व जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस के लिए और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज उनके कंट्रोल के लिए ये जो चीज़ें होती है ना, प्लानिंग करना और फिर उसका रिव्यू करना, और यदि कोई कमी है उसको दूर करके उसका संशोधन करना, उसको रिवाइज करना, तो ये चीज़ें किस में आती है? ये चीज़ें आती है मेटा कॉग्निशन में। मेटा कॉग्निशन क्या होता है? हाई थिंकिंग प्रोसेस होता है, हाई लेवल की ये थिंकिंग स्किल होती है। तो ये हाई लेवल की थिंकिंग के लोग प्लानिंग और ये सब चीज़ें हो सकती है, उसी में ही हो सकता है। तो ये किस में आएगा? ये मेटा कॉग्निशन। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 है। अब देखते हैं सेंट्रेशन और ये चीज़ें क्या है। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, ये हमने पढ़ा था जीन पियाजे की थ्योरी में। जीन पियाजेट की थ्योरी में पढ़ा था। तो उसमें सेंट्रेशन बताया था, क्या बताया था? एक वक्तव्य उन्होंने दिया था कि ए चाइल्ड फोकस ऑन द नंबर ऑफ पीस ऑफ केक दैट ईच person has regardless of the size of the piece. अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको एक बर्थडे पर, आपने अपने घर में भी देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, ये बर्थडे का केक है, ठीक है, और इस केक को पीस में काट करके ये बच्चे को ये पीस दे दिया और उसके पास वाले किसी दूसरे व्यक्ति को ये पीस दे दिए, ठीक है। अब ज्यादा कौन सा है इसमें से? तो ज्यादा तो ये है, इसमें ज्यादा केक है, ये तो थोड़ा सा है, लेकिन इसकी संख्या ज्यादा है। तो बच्चा क्या करेगा? वो देखेगा कि मुझे तो एक दिया है और उसको दो दिया, ऐसे करके वो रोने लग जाएगा, जबकि उसको ये नहीं पता है कि उसके पास ज्यादा है ना, चाहे वो एक ही हो लेकिन ज्यादा है। तो ये जो चीज होती है, ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सेंट्रेशन कहलाती है, ये केंद्रीकरण कहलाती है। अब संज्ञान, संज्ञान क्या है? तो संज्ञान है कि एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम हमारे माइंड के अंदर कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये एक तरह से एक मेंटल प्रोसेस होता है। संज्ञान क्या होता है? कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है, जिसमें मेंटल प्रोसेस ऑफ ब्रेन, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या करते हैं? थिंकिंग हो जाती है, थिंकिंग, परसेप्शन करते हैं, कोई चीज हमारे सामने रखी है उसे पहचानते कि वो क्या है, ठीक है, परसेप्शन हो गया, अटेंशन होगी। देख लीजिए आप कॉग्निशन में क्या क्या चीजें आती है, अटेंशन आ गया, और उसके अलावा क्या आ गया? लैंग्वेज, मेमोरी एंड लर्निंग, ठीक है। अब है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? ये रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस होता है, और हैबिटेशन जो आवास होता है उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन सब का अर्थ हमने समझ लिया, लेकिन 21 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। When children think to interpret the received information according to their experiences, it is called reflective thinking, creative thinking, abstract thinking और concrete thinking। तो ये thinking क्या कहलाती है? जिसके अंदर बच्चा क्या करता है? जो सूचना है उसकी व्याख्या करने, अपने अनुभवों के आधार पर उसकी व्याख्या करता है।
जो प्राप्त की गई सूचना है, सवाल को अच्छे से समझना है, प्राप्त है उसको सूचनाएं, उन सूचनाओं की व्याख्या करता है और अनुभवों के आधार पर सोचता भी है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त सोच कहलाएगी। ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो कि उनके जो एक्सपीरियंस है लर्निंग के बेस पर उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हो गई, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आ गई। क्रिएटिव थिंकिंग क्या हो गई? कोई प्रॉब्लम है उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला है, न्यू सॉल्यूशन निकाला है, क्रिएटिव सॉल्यूशन। और अमूर्त सोच में क्या आ जाता है? दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट आर रियल सच एज अ फ्रीडम बट विच आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू कॉन्क्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसके बारे में सोचना, काल्पनिक चीज़ें के बारे में सोचना, जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं, पेंटर होते हैं, तो वो कैसी थिंकिंग होती है? अमूर्त सोच होती है। यहाँ पर उसके पास में सूचनाएं हैं, चीज़ें हैं उसके पास में, उसके आधार पर वो सोच रहा है, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। तो 23rd में अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? अधिगमकर्ताओं को, अधिगमकर्ता कौन है? लर्नर है, स्टूडेंट है, उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं अलग अलग है। एक क्लास में खूब सारे लर्नर्स होते हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती है। तो उनकी जो कठिनाइयों के अलग अलग स्तर को ध्यान में रख करके जो पढ़ाया जाता है, तो उस पढ़ाने की जो विधि है, वो जो मेथड है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड विभेदी अनुदेशन है, चयनित अनुदेशन है, सटीक शिक्षण है, त्रुटिहीन अनुदेशन कहते हैं। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नॉन इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन है, प्रिसीजन टीचिंग है, एररलेस इंस्ट्रक्शन है। तो अलग अलग बच्चों की सभी क्षमताओं को ध्यान में रख करके पढ़ाना क्या होगा? उनका विभेदीकरण किया, उसके बाद में हमने इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये क्या हो जाएगा? विभेदी अनुदेशन हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। अब सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन क्या होता है? चयनित अनुदेशन क्या होता है? आपको जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन में, ये प्रश्न आपके सामने आया, तो अब आप क्या करेंगे? इस इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट जो आंसर है, जो सबसे सही आंसर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा चयनित अनुदेशन हो जाएगा। प्रिसीजन टीचिंग क्या हो गई? सटीक शिक्षण क्या हो गया? जिसके अंदर हम कोई भी डाटा है, कोई भी फैक्ट है, उसका हम एनालिसिस करेंगे, एकदम एग्जैक्टली एनालिसिस करेंगे, टूल्स का उपयोग भी करेंगे, हम उसके अंदर अपनी स्किल्स का यूज भी करेंगे। ठीक है। तो ये होता है सटीक शिक्षण। त्रुटिहीन अनुदेशन क्या होता है? तो इसमें क्या, इस अनुदेशन में क्या होता है कि बच्चे हमेशा कैसा रेस्पॉन्स करें जिसमें गलतियां ना हो, जो एकदम करेक्ट हो, तो वो त्रुटिहीन अनुदेशन कहलाता है। तो इन चारों का अर्थ समझ में आ गया और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। यानी कि एक प्रतिपालन एक चरण है। ठीक है। अधिगम लर्निंग जो हो रही है उसका एक विशिष्ट चरण है प्रतिपालन, जो अधिगम के इन चरणों में से कौन से चरण से पहले आता है? कौन से चरण है ये? अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। तो कौन से के पहले प्रतिपालन आएगा? Maintenance is the specific stage of learning which is antecedent to stage of learning acquisition, motivation, independent generalization। तो हमने कोई लर्निंग की है तो प्रतिपालन कब करेंगे, उसका मेंटेनेंस कब करेंगे? जब उसका रूल बन जाता है, जब वो सर्वत्र लागू हो जाता है, उसके बाद में हम उसका प्रतिपालन करते हैं। तो ये कब होता है? ये सामान्यीकरण के बाद में होता है। ये प्रतिपालन पहले पहले हम प्रतिपालन करेंगे, सॉरी, उसके बाद में हम सामान्यीकरण करेंगे। तो मेंटेनेंस कर लिया, जो भी त्रुटियां हैं वो हमने दूर कर ली। ठीक है। उसके बाद में हमने उसको जनरलाइजेशन कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया, जो सारी पॉपुलेशन है उस पर ये वो जो नियम है वो हमने लागू कर दिया है। ठीक है। तो ये मेंटेनेंस करने के बाद में उसको हम जनरलाइज्ड कर देते हैं। तो मेंटेनेंस के बाद का चरण है जनरलाइज्ड और जनरलाइज्ड के पहले का चरण है मेंटेनेंस। अब ये क्वेश्चन है 25। ज़ाजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित और एकीकृत।
Zazong believes that cognition and emotion are interdependent, independent and interrelated and integrated. तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि संज्ञान और भाव क्या एक दूसरे पर आश्रित होते हैं? कॉग्निशन है और ये हमारे इमोशन है, क्या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? तो यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? अब पहले से कोई सिखा हुआ कार्य है बच्चों के द्वारा, अब उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए शिक्षक क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है, कुछ चीजें दिखा करके बता रहा है, सिखा रहा है, प्रदर्शन करके सिखा रहा है। तो ये कौन सी विधि है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन और प्रतिरूपण। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task. He is using method of teaching imitation, observation, correction and modeling. काम तो पहले से सीखा हुआ है, अब उसको प्रदर्शन कर करके सिखा रहा है, यानी कि कुछ मॉडल दिखा करके सिखा रहा। तो ये तो हुआ मॉडलिंग, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। अब अनुकरण और ये चीजें क्या होती है? इमिटेशन, अनुकरण क्या होता है? हमने छोटे बच्चों को देखा होगा, घर में 4-5 साल के बच्चे जो होते हैं अपने घर में बड़े लोगों को देखते हैं, फिर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे घर में बुजुर्ग को देख लिया तो उन्हीं की तरह फिर वो झुक करके चलेंगे, लकड़ी को पकड़ेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, चश्मा लगाएंगे, उनकी तरह बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है इमिटेशन, अनुकरण कहलाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन है हमारी जो सेंसेस है, जो ज्ञानेंद्रिय है, उसके द्वारा हम जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसको उससे हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। तो वो हो गया अवलोकन। संशोधन, करेक्शन क्या होगा? किसी चीज को सही करना। और मॉडलिंग क्या होगा? किसी चीज को दिखा करके उसके लर्निंग में और परफेक्शन लाना, मॉडलिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और फिर उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो उसका व्यवहार क्या है, क्या प्रस्तुत करता है? चौकस रहना, सतर्क रहना, निवर्तमान रहना, निरंकुश रहना। अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम and list the alternatives and weigh each option for its advantages and disadvantages. His behavior reflects surveillance, vigilant, outgoing and autocratic. तो जो बच्चे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले तो वो सारे क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर किस में उनको ज़्यादा फायदा होगा, कौन से में नुकसान हो सकता है, उसके बारे में थिंकिंग करते हैं। तो वो बच्चे क्या हैं? वो बच्चे हैं विजिलेंट, वो बच्चे सतर्क हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हो, उनके रिजल्ट में परफेक्शन आना चाहिए। तो वो बच्चे क्या है? विजिलेंट है, सतर्क है। ठीक है, तो 27 का सही आंसर तो हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन अब ये बाकी चीजें क्या है? सर्विलेंस क्या होता है? तो सर्विलेंस का मतलब, चौकस का मतलब होता है निगरानी करना, निगरानी करना, केयरफुली वॉचिंग ऑफ ए पर्सन और प्लेस। किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को या कोई जगह है उसका केयरफुली वॉचिंग करना, अच्छी तरीके से देखना, निगरानी करना, सर्विलेंस कहलाता है। जैसे कौन करता है, किसको करते हुए देखा है हमने? पुलिस है, आर्मी है। ठीक है, तो वो सर्विलेंस हो गया। ऑटोक्रेटिक क्या हो गया? निर्वर्तमान, आउटगोइंग है, जो चीजें बाहर निकल के आ रही है। निरंकुश, ऑटोक्रेटिक क्या हो गया? यानी कि एक तंत्री है, राजतंत्री है, किसी एक का राज है ना, तो ये निरंकुश हो गया। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त और तार्किक। इन थिंकिंग ए चाइल्ड, कौन से थिंकिंग वाला चाइल्ड है? ए चाइल्ड इज a प्रॉब्लम सॉल्वर evaluates the truth or likelihood of statements, creative, aesthetic, abstract and logical। तो समस्या को सुधार करने वाला बच्चा है। ठीक है, अब कौन सी विचार के आधार पर वह कोई उसके पास जो फैक्ट है उसकी सच्चाई का मूल्यांकन करता है, क्या करेगा तब उसको सच्चाई का पता चलेगा। तो इसका सही आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉजिकल।
लॉजिकल वे से वो बच्चा देखेगा कि कोई स्टेटमेंट यदि उसे दिया गया है, कोई फैक्ट दिया गया है, कोई डाटा दिया गया है, वो कितना सच है या कितना नहीं है, वो रैशनल वे से लॉजिक लगा लगा के उसकी सच्चाई का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? यानी कोई बच्चे काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है वो काम करना, आनंद का अनुभव हो रहा है, तो वो काम क्या कहलाता है? ड्रिल और अभ्यास, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक या समस्यात्मक प्रकार का कार्य है। The task in which the children get experience while enjoying themselves is known as drill and practice task, consumer type task, producer type task या problem type task। तो 29 का आंसर होगा प्रोड्यूसर टाइप टास्क। जब बच्चे कोई निर्माणात्मक प्रकार के कार्य करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा घर में या कहीं भी आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ चीजें बनाते हैं। अगर उनको मिट्टी दे दी तो मिट्टी के घर बनाएंगे और वो तल्लीन हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आनंदित अनुभव करेंगे, चीजें बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, चम्मच बनाएंगे, कुछ ना कुछ चीजें बनाएंगे, अपने लिए गाड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, निर्माणात्मक कार्य उनको अच्छा लगता है। अब ये बाकी के काम क्या है? ड्रिल और अभ्यास और ये चीज़ें क्या है? तो ड्रिल और अभ्यास कार्य क्या होता है जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक वे से किसी कार्य को बार-बार रिपीट करते हैं, ठीक है? बार-बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि म्यूज़िक टीचर है, जैसे कि म्यूज़िक टीचर है, वो पियानो बजाना सीख रहा है, तो बार-बार ड्रिल कर बार-बार अभ्यास करेगा, ठीक है? प्रैक्टिस करेगा, तो वो कार्य हो गया। और कंज्यूमर टाइप जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? उसके अंदर चिल्ड्रंस क्या करते हैं, काम करते हैं और दूसरे जो लोग हैं उनको उनकी खुशी के लिए वो काम करते हैं। समस्यात्मक प्रकार के कार्य जो प्रॉब्लम आ गई उसका सॉल्यूशन करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम कौन सा हो रहा है? बहुसंवेदी, सभी हमारी सेंसरीज का यूज किया जा रहा है। जो आंखें हैं, श्रव्य है, कान है, उसको स्पर्श करना है, तो वो सभी संवेदनाएं एक साथ काम में ली जा रही है। तो ये क्या कहलाता है? ये गति बोध कहलाता है। कर्ण, कोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। Multi-sensory approach in teaching learning is the simultaneous use of visual, auditory, tactile and senses of to enhance learning, kinesthetic, vestibular, perceptual और ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, तो अब मल्टी सेंस का यूज हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? इसका सही आंसर हो गया गति बोधक। सभी सेंसेस काम में आ रहे हैं। काइनेस्थेटिक इसका सही आंसर हो गया। परसेप्शन है किसी चीज को एज इट इज देखना। आपके सामने मोबाइल ला करके रख दिया तो आप उसको ऑब्जर्व करके पहचान लोगे कि ये मोबाइल है। गिलास ला के रखा है तो गिलास को पहचान लोगे। ऑब्जर्वेशन में हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हमारे सेंसेस के जरिए जो बाह्य हमारा वर्ल्ड है उसका नॉलेज को गेन करना, लेकिन सारे सेंसेस है उसका यूज करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज करना काइनेस्थेटिक कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सी टेट 2018 का पार्ट 9 PYQ का। और आई होप ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। और इसके बाद में हम लेके आ रहे हैं PYQ पार्ट 10 मैथ्स का टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। आई होप आपके लिए ये जो प्रैक्टिस पेपर है बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, बार बार करें, और अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उनको फिर से पढ़ें, जिससे कि हम एग्ज़ाम में पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, कोई गलती नहीं हो हमारे से। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब जो है, आपके कमेंट है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और आपका मोटिवेशन हमें निरंतर मिल रहा है, इसलिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एक्सीलेंट लर्निंग वीडियोज़। थैंक यू।